हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख पतन थे उनके कारणों को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपके जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हैं या जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ से जानेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर और पश्चिमी तट जो एरिया था वहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके भारत में अलग अलग अपने अपने राज्यों की स्थापना की और दक्षिण भारत में भी कई जो सामंत थे वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों मगध साम्राज्य जो पूरा एक था वो किस तरीके से टूटकर बिखर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आता है मौर्योत्तर काल। इसमें दोस्तों क्या हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट था, वहां पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्यों की स्थापना कर दी। यानी दोस्तों जो उत्तर और पश्चिमी का जो एरिया था, जो जगह थी जहां से विदेशी आते थे, ठीक है, तो बहुत से विदेशी आए भारत में और उन्होंने भारत में आक्रमण किया और अपने राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार मगध साम्राज्य जो पूरा का पूरा एक था, अब वो क्या हुआ, पूरी तरीके से वो बिखर जाता है। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे शुंगी वंश को। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत से बन के आपके आते हैं, तो चाहे वो बहुविकल्पीय रूप में हो, चाहे वो अति लघुत्तरी क्वेश्चन हो, चाहे वो लघुत्तरी क्वेश्चन हो। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थापक आता है कभी कभी कि शुंग वंश का संस्थापक। तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वो था पुष्यमित्र शुंग। इसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या करके नवीन वंश की स्थापना की। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था बृहद्रथ। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये बृहद्रथ का सेनापति था। यानी बृहद्रथ के सेनापति ने अपने शासक यानी बृहद्रथ की हत्या कर दी। ठीक है, और हत्या करने के बाद क्या हुआ, उसने भारत में यानी मगध में एक नवीन वंश की स्थापना की जो शुंग वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा यानी मध्य प्रदेश को बनाया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसको बौद्ध द्रोही कहा जाता है क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ पॉइंट आते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक, तो दोस्तों शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने क्या किया, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। इसकी हत्या करके भारत में किस वंश की स्थापना की, तो वंश था दोस्तों उसका शुंग वंश। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी आप अच्छे से समझते हुए चलिए। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो इसने अपनी राजधानी विदिशा, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसको बनाया। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में इसको कहा गया है बौद्ध द्रोही। क्यों कहा गया, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, यानी पहले क्या किया, उसने बौद्ध जो स्तूप थे उनको नष्ट करवाया, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ, बौद्ध धर्म की जो महानता थी उसको समझता है और फिर से स्तूपों का पुनर्निर्माण वो करवा देता है। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश का भरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण भी करवाया। ठीक, पहले ये लकड़ी का बना था, बाद में इसको पत्थर से बनवाया गया। ठीक है, किसने बनवाया, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिनके पुरोहित पतंजलि थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये वाला आता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो दोस्तों उसने यज्ञ किए थे 2। तो दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, उसका पुरोहित उस वक्त कौन था, तो वो था पतंजलि। और दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि महाभाष्य किसकी रचना है। ठीक है, तो ये दोस्तों पतंजलि की रचना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये वाले बन के आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
और थोड़ा सा देखते हैं कि पाणिनि की जो रचना थी उसका नाम था अष्टाध्यायी, उसके समय में ये लिखती है। ठीक है, मनु ने क्या किया, मनु स्मृति को लिखा। इसके समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, यह पुष्यमित्र शुंग के समय की बात चल रही। पाणिनि ने रचना की अष्टाध्यायी की, मनु ने दोस्तों मनु स्मृति को लिखा, और इसके समय में बौद्ध एक पुस्तक थी उसको कहते थे जातक ग्रंथ। ठीक है, इसकी रचना हुई। पुष्यमित्र शुंग के समय की बात चल रही है। इसके समय में 2 यवन जो विदेशी थे, ठीक है, आक्रमण हुए। ठीक है, यवन लोग विदेशी थे, इनके आक्रमण हुए। दोनों ही आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। ठीक है, पहले आक्रमण का जो नेतृत्व था वो डेमेट्रियस ने किया। यानी यवन था डेमेट्रियस, उसने जो है नेतृत्व किया यवन का। ठीक है, दूसरे आक्रमण का जो नेतृत्व था वो था मिनांडर। ठीक है, जिसको भारतीय ग्रंथों में मिलिंद नाम दिया गया। ठीक है, मिनांडर ने जो है किया। ठीक है, मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया। ठीक है, लेकिन खारवेल ने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, यानी पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, कलिंग का राजा था खारवेल, इससे युद्ध करता है, लेकिन क्या हुआ, खारवेल ने इसको हरा दिया। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक, कालिदास की जो रचना थी मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। ठीक है, तो दोस्तों कालिदास की एक रचना थी मालविकाग्निमित्रम, तो दोस्तों याद रखिएगा इस रचना को, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इसमें क्या है, विदिशा के जो राजा थे, कौन था राजा, अग्निमित्र, किसका पुत्र था ये पुत्र था पुष्यमित्र शुंग का, इसका। और मालव देश की जो एक राजकुमारी थी उसका नाम था मालविका। ठीक है, इसके प्रेम प्रसंग की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, अंतिम शासक देवभूति था, इसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देवभूति की हत्या करके किसने की, उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी, और एक नवीन वंश जिसका नाम था कर्ण वंश, ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कर्ण वंश के मेन पॉइंटों को। संस्थापक इसका था वासुदेव था, अंतिम शासक इसका सुशर्मा था जिसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने कर दी। ठीक है, और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना कर दी वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता था, तलवार के बल पे शासन होता था, एक राजा दूसरे राजा की हत्या कर देता था। ठीक है, तो हत्या कौन करता था, उसी के सेनापति वगैरह या उन्हीं के मंत्री वगैरह होते थे। ठीक, थोड़ा सा अगर वो स्थिति राजा की कमज़ोर होती थी तो क्या करते थे, उनके मंत्री या जो सेनापति होते थे वो उनकी हत्या करके खुद अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, अपने खुद के नाम का सिक्का चलवाते थे, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अंतिम शासक था यहाँ पे सुशर्मा, इसकी हत्या किसने कर दी, सिमुक ने कर दी। ठीक है, और उसने क्या किया, फिर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका जो संस्थापक था वो था सिमुक, इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, प्रारंभ में ये वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया, तभी इनको आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। ठीक, यानी शकों के प्रभाव से ये क्या हुए, महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं और ये आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाते हैं, यानी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस कारण इनको कहा गया है आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सिमुक की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कृष्णा, जिसको कान्हा कहते हैं, ठीक है, ये शासक बनता है। उसके बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। ठीक, ये सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख से सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई जाती हैं। ठीक है, यानी सातकर्णी प्रथम की जो एक पत्नी थी उसका नाम था नागनिका, इसने एक अभिलेख का निर्माण करवाया जिसका नाम था नानाघाट अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सातकर्णी प्रथम की जो उपलब्धियां हैं वो इसमें अंकित की गई हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो अभिलेख वगैरह होते थे, इन्हीं के अभिलेखों के माध्यम से ही तो हम उस समय का इतिहास जान रहे हैं। इसमें इसे महान विजेता और महान शासक बताया गया। ठीक, इसमें उल्लेख मिलता है कि यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमिदान देना शुरू किया गया। ये भूमिदान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण हैं। ठीक है, यानी भूमिदान की जो प्रथा थी किसने शुरू की, तो ये सातवाहन शासकों ने भूमिदान देने की प्रथा शुरू की। ठीक है, यानी रुपया देने के बदले, ठीक है, यानी मुद्रा के स्थान पर भूमि देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने की। और
भूमिदान का जो पहला उल्लेख मिलता है वो यही नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसी को दोस्तों सामंती व्यवस्था यहीं से शुरू होती है। फिर उसके बाद दोस्तों हाल आता है। ठीक है, तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। ये एक बड़ा कवि और कवियों तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। ठीक, हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। इसकी भाषा प्राकृत थी। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो ये हाल ने लिखा। ठीक है, और ये कौन सी रचना है, तो दोस्तों ये काव्य की रचना है। इसकी भाषा थी दोस्तों प्राकृत भाषा थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों इतिहास क्या है, आप अच्छे से इसको समझ के पढ़ेंगे। अगर एक कहानी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी ये अगला महत्वपूर्ण शासक बनता है। ठीक, इसके समय में नासिक के शासक नहपान ने इस पर अटैक किया, लेकिन क्या हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसको पराजित कर दिया। ठीक, नासिक जो जोगल थम्पी भी कहते थे उसको। ठीक है, यहाँ से चांदी के करीब 80,000 सिक्के मिले, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हरा दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सिक्के पर ये वर्णित कर दिया गया। ठीक है, किसका नाम एक तरफ किया गया गौतमीपुत्र सातकर्णी का और दूसरी तरफ नाम था नहपान का। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला जो शासक यहाँ पर आता है वो होता है यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों को विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हैं, जिससे जल यात्रा और व्यापार का इससे पता चलता है। तो देखिए दोस्तों सिक्के वगैरह थे, इन्हीं से तो हमें पता चल रहा उस वक्त क्या जो राजनीतिक स्थिति थी, जो भी दशा थी उनके बारे में। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया। ठीक, जिसका मुख्य कारण विद्रोह और केंद्रीय जो शासन था उसकी दुर्बलता थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और मेन पॉइंट देखते हैं कि सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, ठीक है, प्रोटीन, ये थी घटिया टाइप की चांदी। ठीक है, इसके सिक्के भी चलाए गए, सीसा के सिक्के चलाए गए। ठीक है, सातवाहन जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आता है। ठीक है, कि जो सातवाहन समाज था कैसा समाज था, तो ये मात्र सत्तात्मक था। यहाँ नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा जो होता था वो पुरुष ही होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मात्रात्मक सत्ता यहाँ पर विद्यमान थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है चेदी वंश, जिसे महामेघ वाहन वंश भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। ठीक, उससे पहले कलिंग पे क्या था, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है, और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, लेकिन जैसे अशोक की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु के बाद जो कलिंग था ये फिर से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, यानी ये उड़ीसा में मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस वंश का प्रतापी शासक खारवेल था। इसने मगध पर अटैक किया। ठीक है, और जिन शीतल नाथ की मूर्ति को जीत लिया, जो महापद्मनंद, ठीक है, से कलिंग से लूट लाया था। ठीक है, तो क्या हुआ, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, यानी चेदी वंश का प्रतापी शासक कौन था, वो था खारवेल। ठीक है, इसने मगध पर अटैक किया और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत ले गया। ठीक है, जीत लिया, जो महापद्मनंद ने कलिंग से लूट ली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेदी वंश के जो शासक थे वो थे खारवेल। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, यानी टुकड़ों में बट गया था। कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। इनमें पहला आक्रमण था इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी, जिसको बैक्टीरियाई भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक, इसको हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई भी कहते हैं। उसके बाद शक अटैक हुआ, फिर उसके बाद पल्लव ने अटैक किया, फिर उसके बाद कुषाणों ने यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इंडो ग्रीक शासक या यूनानी शासकों के बारे में
विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग शक, पल्लव और कुषाणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिलहाल यहीं तक कवर करते हैं, बाकी जो बचे हुए पॉइंट हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।